हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट जारी हुआ है फरवरी मंथ का, उसका डिटेल में सभी का उत्तर देखेंगे और आप लोगों को समझा भी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जितने सारे दोस्त जो क्लास 8 में पढ़ते हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को 7th का भी ला देंगे, 10th का भी ला देंगे, जिसका इसका बचा हुआ है सभी का ला देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन फ्यूचर आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और सभी को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और चलिए, और अभी तक आप लोगों से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है, वहाँ भी आप लोगों से ज्वाइन हो सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले आप लोग का यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी में देखिए यहाँ पर एक आप लोग का पद्यांश दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तालाब के बारे में मेन केंद्र करके लिखा गया है, ठीक है। तो पहला सवाल है, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। यानी कि बोला पहले के युगों में, पहले के इस जमाने में गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। युग नहीं, पहले के जमाने में, ठीक है, मतलब कुछ साल पहले। तो गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था? तालाब। तालाब के आधार पर किसी गांव को बड़ा मापते थे। वहां पर कहा जाता था कि उस गांव में कितने तालाब है, ठीक है। इसको देखकर उस गांव का बड़ा होने का अंदाजा लगाया जाता था। और इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है? तो इसमें दोस्तों तालाब की ही प्रतिष्ठा की गई है कि इसमें तालाब का कितना रोल होता है गांव के लिए, कि गांव में क्या क्या चीज़ वहां पर देखा जाता है, सब कुछ। मतलब मेन गांव का जो केंद्र है, गांव कितना बड़ा है, विशाल है, ये तालाबों को देखकर ही बताया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, एक निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। परंपरा, राजनीति, शिक्षा और भूगोल, ठीक है। तो देखिए सब में एक लगा दीजिएगा। परंपरा जोड़ एक तो पारंपरिक बन जाएगा, राजनीति जोड़ एक तो राजनीतिक बन जाएगा, शिक्षा जोड़ एक तो शैक्षिक बन जाएगा और भूगोल जोड़ एक यानी कि भौगोलिक बन जाएगा, ठीक है। जैसा है वैसा लिख दीजिएगा। एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है दोस्तों, बता दूं, जैसा मैंने उत्तर लिखा है वैसा अगर आप लोग उत्तर में लिख देता हूं तो एक नंबर भी आप लोगों का कटने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बिंदुसार कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बिंदुसार सागर जगन्नाथपुरी में है। कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी में है। यहाँ आने वाले भक्त अपने क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा जल साथ ले आकर इसमें अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ जो भी भक्त आते हैं दोस्तों, तो अपने साथ थोड़े थोड़े मात्रा में जल लेकर आते हैं और इसमें अर्पित कर देते हैं। इससे यह एक आस्था का प्रतीक बन गया है और इससे बिंदुसार क्या है? एक आस्था का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट दोस्तों है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें, ठीक है। जो तालाब वाला अभी आप लोगों को गद्यांश पढ़ा है उसी वैसे ही है। तो तालाब से हम प्यास बुझाते हैं, तालाब से ही पशु पक्षी पादप अपनी जल आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, नहाते हैं। तालाब के पानी से सिंचाई का कार्य संपादित किया जाता है। तालाब, यहाँ तालाब लिखिएगा। तालाब में मछली पालन होता है। तालाब से किसी गांव के समृद्धि का पता लगाया जाता है कि गांव कितना बड़ा है, गांव कितना विशाल है। तालाब के जलस्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर तालाब का लाभ है इस किताब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग इंग्लिश शुरू होता है, यहाँ देख लीजिए। इंग्लिश आप लोग का यहाँ पर ये चीज़ दिया है, देख लीजिए। रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द प्लेजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू वर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। पहला यहाँ पर देख लीजिए सवाल है, उसका 4 ऑप्शंस दिया गया है कि व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग देख लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि न्यूमेरियस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। ओके, मतलब बहुत सारे सवाल उनके माइंड में उठ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का, नेम द वर्क व्हिच वर डन बाय द पोएट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। माई मदर पोएम के अकॉर्डिंग दोस्तों पोएट अपने स्कूल जाने से पहले क्या काम करते थे? तो देखिए, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स एंड यूज्ड टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या, वो टेम्पल सिटी सिटीजन्स को न्यूज़पेपर बांटते थे और स्कूल जाने से पहले मीलों वो हटकर पैदल जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, वो राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का 2 डिसएडवांटेज लिखने बोला है, तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? द एडिक्शन ऑफ इंटरनेट इज वेरी बैड, इट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पर वेस्ट WAST हो जाएगा, ठीक है, WASTE, इट वेस्ट आवर टाइम। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, सोशल मीडिया में अपना डाटा शेयर करते हो, तो इससे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर होता है, ठीक है, आपका लॉस होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल है, लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफजई रेज्ड इन हर स्पीच। 4 यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1 मिनट। हाँ,
पहला क्या है, ये वाला आंसर है, देख लीजिए। सी रेज्ड ए वॉइस फॉर द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या, वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम पर अपना आवाज़ उठाती थी, उस पर भाषण देती थी, पूरे दुनिया में जो चल रहा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन उसके बारे में। नेक्स्ट, द इशू ऑफ एनिमल्स डाइंग अक्रॉस द प्लेनेट, द इशू ऑफ द होल्स इन द ओजोन, ओजोन में जो होल हो रहा है उसको लेकर, और द इशू ऑफ स्ट्रैविंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहियर्ड। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर वो उसी स्पीच पर बात करती है, इसी को लेकर स्पीच देती है। नेक्स्ट दोस्तों लोग गणित में आ जाते हैं। गणित में पहला सवाल दोस्तों है, यहाँ देख सकते हैं 3t - 4 = 11। तो इसका वैल्यू निकालने बोला में से क्या होगा मान। तो 3t - 4 इक्वल टू दोस्तों अगर 11 है तो 3t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, यानी कि 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। यानी अगर हम t का वैल्यू निकालने बोले तो क्या हो जाएगा 15/3, यानी कि 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो t का वैल्यू हम लोग का 5, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अनुपात मतलब दोस्तों लोग जानते हैं, अनुपात बराबर लिखिएगा यहाँ पर, अनुपात क्या हो जाएगा 75 पैसा का 2 रुपया से। तो 75 पैसा लिखिए बटे 2, 1 मिनट, 75 बटे 2 रुपया, क्योंकि ये पैसा है और ये रुपया है तो इसको हम पैसे में बदल देते हैं, 100 से गुना करके। बस गुना कीजिए, 25 × 4 = 100 और 25 × 3 = 75, यानी कि 3/4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 3:8 आप लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सरल कीजिए में है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सरल कर दिया है 3 नंबर सवाल। 2x + 5 = 4, 2x + 5/3x + 4 = 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट ये क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 से गुना हो जाएगा 3x + 4। इसको जब गुना कर दीजिएगा तो 3 × 3 = 9x हो जाएगा और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। 9x इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -9x हो जाएगा। तो 2x - 9x और उधर जो है 12 तो है ही, 5 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 9x में 2x जाएगा, चूंकि बड़ा चिन्ह माइनस है इसलिए -7x हो जाएगा, और 12 में 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम लोग x निकाले तो x क्या हो जाएगा -7/7, और माइनस था तो माइनस हम दे दिए। ठीक है, माइनस ऊपर 2 नीचे 2 कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको काटिएगा तो वैल्यू आपका -1 आंसर फाइनली आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। मतलब 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है आपका P यानी कि मूलधन दिया हुआ है 40,000, रेट दिया है 7% और N यानी कि वर्ष दिया है 2 वर्ष टाइम। ठीक है, 2 वर्ष दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं मिश्रधन का फॉर्मूला, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज तभी निकालेंगे जब हमको मिश्रधन पता होगा। तो मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन गुने 1 + r/100 जहां r इक्वल टू रेट होता है, n मतलब वर्षों की संख्या, कितने वर्ष है। तो बस जो वैल्यू था मैंने बैठा दिया, मूलधन की जगह पे 40,000 बैठा दिया, r की जगह पे 7 बैठा दिया और n की जगह पे 2 साल था, 2 वर्ष बैठा दिया। अब दोस्तों आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100 यहाँ 100 हो जाएगा एलसीएम, और 100 को 1 से गुना कर दो 100 हो जाएगा, 101 के 100 और प्लस में है 7, उसको जोड़ दीजिएगा तो 107 आ जाएगा, जो कि स्क्वायर है, यानी कि वो 2 बार गुना हो जाएगा। तो 107 गुना 1/100 और 107/100 मैंने 2 बार कर दिया, क्योंकि ये दोस्तों स्क्वायर है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ 2 0 2 0 और ये 2 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा है क्या 4 × 107 × 107, उसको गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 45,796, फाइनल आंसर आ जाएगा। गेट इट। नाउ अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्रधन हम लोग निकाल चुके हैं 45,796 आया है और मूलधन दिया हुआ है 40,000, उसको माइनस कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 5,796 रुपया, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों चलते हैं आगे। अगला सवाल को पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, काफी बढ़िया सवाल है, आप लोग समझ लीजिए क्या बोला है। बोल रहा है ना कि यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेचा जाए, क्या मतलब लीजिए कोई बैटरी है 4% हानि की जगह पर 4% लाभ पर बेचा जाता तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य नहीं पता तो चलिए हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर क्या x रुपया। अब पहले 4% जो हानि हो रहा है, ठीक है, बेचने पर, मैं वो निकाल लेता हूं। तो 4% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब अभी जो बेच रहा है 4% हानि पर, ठीक है, मैं लास्ट में प्रश्न अनुसार करके करूंगा, दोनों का विक्रय मूल्य माइनस करके मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले 4% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो कितना पर हानि हो रहा है 4%, किस पर हानि, किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो x हो रहा है और x का 4% लॉस हो जा रहा है, मतलब x का 4%, इसको x का 4 मतलब क्या, x × 4/100, ठीक है, 4 से काट दिए, 4 × 5 = 100 कट जाएगा, यानी 25 - 25x गुना हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। तो 25x जब गुना हो जाएगा दोस्तों 25x हो जाएगा और माइनस x तो पहले से है ही यहाँ पर, तो 25x माइनस x बटे 25, इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 24x बटा 25। और आगे दोस्तों 4% लाभ पर विक्रय मूल्य जब हम लोग निकालेंगे, अब हानि प्रतिशत हो गया, अब 4% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो लाभ क्या होगा, जब हानि हो रहा था घटाव कर रहे थे हम, अब लाभ होगा ना कितना परसेंट, 4%। तो लाभ भी किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है, ₹1, और उसका 4% लाभ हो रहा है, यानी कि x का 4% लाभ हो जा रहा है। तो प्लस कर दिए हम, हानि होता तो घटाव करते हैं, लेकिन लाभ हो रहा है प्लस कर रहे हैं। क्या करेंगे, इसको काट दीजिएगा, उसी तरह कट जाएगा 4 5 100, तो यहाँ पर x प्लस x बाई 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 25 को 1 से गुना कर दीजिए तो 25x हो जाएगा, प्लस वो x दोनों को जोड़ दीजिए, 26x बाई 25 आ जाएगा। अब मेन है क्वेश्चंस में आ जाइए। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि 4% की हानि के जगह पर अगर हम 4% लाभ पर बेचे, ठीक है, मतलब 4% लाभ पर बेचे तो ₹6 अधिक प्राप्ति होगी। मतलब 4% का लाभ माइनस 4% की हानि बराबर ₹6 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों निकाल चुके हैं, कितना कितना हो रहा है। तो ये चीज़ अब करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, लाभ पर कितना में हो रहा था 26x बाई 25, हानि कितना पर हो रहा था जब विक्रय मूल्य 24x बाई 25, दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग कितना डिफरेंस आ रहा है, ₹6 आ रहा था, क्वेश्चन में बोला है। बस दोनों को सॉल्व कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 25 का एलसीएम 25 हो गया, और यहाँ पर 26 माइनस 24x ऊपर में हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालिएगा आगे 2x बराबर 150, यानी कि x बराबर 75 आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए बढ़े आगे। आगे दोस्तों विज्ञान है, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। प्लास्टिक जो है दोस्तों विद्युत का चालन नहीं करता है, बहुत आसान सा सवाल था। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सुनिश्चित होता है। जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जो बना रहता है, ठीक है, तो किससे संभव होता है दोस्तों, ये जनन से ही होता है। मान लीजिए जनन नहीं होता तो फिर एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ता, नई संतति की उत्पन्न ही नहीं होती, इसलिए जनन यहाँ पर ये सुनिश्चित है। जनन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो आपका पीढ़ी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कि जब किसी संपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो देख लीजिए, जब किसी संपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या करती है, जब हम लोग दोस्तों संपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन के में डुबोते हैं तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, फलस्वरूप चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। आगे क्या बोला कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। ये टोटली दोस्तों अगर बात करूं तो किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा का प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय सुई और ज्यादा विक्षेपण करेगा। नेक्स्ट है, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुनिश्चित होगा, मतलब ठीक सुरक्षित होगा। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, नहीं। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सा भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कहता है ना कि तार में लीकेज है मत छुओ। तो मान लीजिए तार में लीकेज है प्लस पानी से भींगा हुआ है तो करंट जल्दी फ्लो हो जाएगा, तो कहीं तार को छुएगा उसको करंट लग जाएगा, तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत होगा, उसको काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए तेज बारिश के समय कभी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर नहीं करना चाहिए, तार को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत लेपन क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा द्वारा विद्युत पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, हिंदी में भी लिख सकता है। मतलब मान लीजिए कोई छड़ को हम लोग क्या उस पर एक परत चढ़ाते हैं, बोलते ना पेंटिंग टाइप का, ठीक है, उसी प्रकार का। तो यहाँ पर मतलब धातु का परत चढ़ाया जाता है। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि बोल रहा है, लोहे के बने कार के बम्पर पहिए की रिम, लोहे के बने कार के बम्पर पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि इन पर क्रोमियम का लेप क्यों किया जाता है, चमकाने के लिए इस पर क्रोमियम ही क्यों नहीं बना दिया जाता है। मतलब आप लोग देखे होंगे रिम बहुत चमकता है तो उस पर क्रोमियम का ऊपर प्लेटिंग रहता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना जाता है। तो देखिए, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम का यूज क्यों करते हैं, चमकदार, क्योंकि क्रोमियम एक चमकदार धातु है। ठीक है, और क्या क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। आप सोच रहे हो क्रोमियम काफी ज्यादा महंगा है, आप पूरा क्रोमियम से बनाइएगा रिंग को तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण सस्ती धातु की वस्तुएं बनाई
जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए सस्ते धातु की वो बनाई जाती है रिम और उस पर क्रोमियम का प्लेट चढ़ा दिया जाता है, बस चमकता रहे, हो रहा है काम। नेक्स्ट दोस्तों है अथवा में, या आप इसको लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन क्या है। तो ऐसी जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन मतलब क्या, जो पुष्पों में होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही जनक उसमें दोस्तों एक नई जीव का निर्माण कर देता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दो विधि देखिए निम्नलिखित है, क्या क्या है। मुकुलन, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है, मतलब मुकुल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीव है, यहाँ पर ऐसे उभार बन गया मुकुल, फिर धीरे धीरे कट के गिर गया, ये अलग एक बन गया। उसी प्रकार से जैसे हाइड्रा है उदाहरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, विखंडन कहलाता है। विखंडन या द्विखंडन बोलिए, मतलब ऐसा जनन जिसमें कोई जीव है, ठीक है, वो बीच से कट गया, अब दो अलग अलग भागों में बढ़ गया और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अमीबा। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन से आप देख सकते हो, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा। वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण की वन सर्वेक्षण। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वन सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री या ए और बी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उपयोग के आधार पर कौन सा संसाधन इसमें शामिल नहीं है, तो याद रख लीजिए दोस्तों, ये जो एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सर्वव्यापक संसाधन है दोस्तों, ये आप लोग का शामिल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देख लीजिए, सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को, यहाँ पर ह्रास होगा दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यहाँ पर ह्रास लिख दीजिएगा ऐसे करके, ह्रास, ठीक है, ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। विभिन्न समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं, मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। तो मौलिक अधिकार होने के 2 लाभ निम्नलिखित देख सकते हैं यहाँ पर। राज्य किसी भी नागरिकों से जाति, लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है बताइए। तो ये सारा कुछ साल दिया हुआ है, ईयर्स। इसमें दोस्तों स्वतंत्र भारत में जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था, 61 में हुआ था, 71 में हुआ था, 81, 91, 2011 में भी हुआ था, पर 21 में दोस्तों कोरोना के कारण नहीं हो पाया सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से। नेक्स्ट संस्कृत का है दोस्तों, तो संस्कृत का दोस्तों मुझे यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। 1 का जो होगा ए होगा वृक्षे, और 2 का जो होगा ए होगा प्रथमा, और यहाँ पर का पादपान सिंचती, तो मालाकार पादपान सिंचती। नेक्स्ट है जना प्रातः उद्धमे भ्रमंती अस्मिन वाक्य अव्यंग पद किम अस्ति। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अस्मिन वाक्य प्रातः अव्यय पद अस्ति। ओके, ये हो गया दोस्तों टोटल सॉल्यूशन। सभी को शेयर कर दीजिए जितने सारे आपके दोस्त क्लास 8 में पढ़ते हैं, और जो भी 7 बाकी सारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं 7 या फिर 10 के, उनका बाकी है, जल्दी से आप लोग का भी अपलोड हो जाएगा। तो सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और जल्दी से सॉल्यूशन कर पाएं। बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।